हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 10 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। हमने अब तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, जिसे हम निश्चित समाकलन भी कहते हैं। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, या हम इसको बोलें डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इसमें देखो दो बातें मेन हैं। पहली बात कि इसमें जो हमने पिछले बार पढ़ा था कांस्टेंट, जैसे हमको सी बोला, हम प्लस सी करते थे। क्या करते थे? प्लस सी करते थे। एक तो वो नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है ना। वो क्यों नहीं करना, कैसे नहीं करना, वो सब हम बात करेंगे। कैसे हट जाएगा ये सी, कैसे हट जाता है, कैसे नहीं आता है, वो हम बात करेंगे। दूसरी चीज़, इसमें जो इसका आंसर होगा ना, सॉल्यूशन में जो इसका आंसर होगा वो यूनिक होगा। कैसा आंसर होगा? यूनिक। मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक ही आंसर आ सकता है। अभी तक हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या समझा कि एक इंटीग्रेशन के कई तरीके के आंसर आ सकते हैं, अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमें सिर्फ यूनिक आंसर मिलेगा, एक ही आंसर उसका मिलेगा। और वो हम देखेंगे क्वेश्चन करते समय कैसे आएगा वो आंसर, ठीक है ना। तो दो मेन बात इसमें है कि एक तो इसमें कॉन्स्टेंट सी हमें नहीं मिलता है, और दूसरा हमें इसमें यूनिक आंसर मिलता है। तो ये दोनों बातें थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को। डेफिनेट इंटीग्रल हमें इस तरीके से मिलता है, इंटीग्रेशन कोई फलन एफ एक्स इंटू डी एक्स, और साथ में ये लिमिट्स भी मिलती हैं ए और बी, ठीक है ना। तो इस ए को मैं बोलता हूँ लोअर लिमिट। क्या कहते हैं इसको हम? लोअर लिमिट। और इस बी को हम कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट, बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को या फिर इस इंटीग्रल को मैं देखते ही बता दूंगा कि ये कैसा इंटीग्रल है। ये डेफिनेट इंटीग्रल है। क्यों? क्योंकि एक इसमें हमें अपर लिमिट मिली और एक इसमें हमें लोअर लिमिट मिली। बात समझ में आई? अब ये क्वेश्चंस भी करने हैं हमें, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज़ करते हुए। तो देखो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हमने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो मेथड हैं। या तो मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक है ना। मान लो इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी आया, बात समझ में आई? इसका इंटीग्रेशन तो एफ एक्स प्लस सी आएगा ना, लेकिन सी कैसे हटेगा वो हम देखेंगे, समझेंगे। और फिर इसमें मैं ए और बी लिमिट्स जो है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसमें मैं अप्लाई कर दूँ। दूसरा तरीका आपकी बुक में जो हम 10.1 में पढ़ने वाले हैं वो है योग सीमा के रूप में योगफल, ठीक है ना। सीमा के रूप में योगफल, या फिर इसको हम बोले योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं, उसके बाद में इस पे आएंगे, ठीक है ना, कि योगफल की सीमा के रूप में कि हमें निश्चित समाकलन कैसे निकालना है। तो इसको नोट कर लेंगे एक बार। तो इसमें एक छोटी सी बात है जिसको हम और समझ लेते हैं निश्चित समाकलन में, कि ये जो निश्चित समाकलन है इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये बेसिकली हमारे किस काम आता है, ठीक है ना। ये जो इंटीग्रेशन अभी तक हमने इंडेफिनेट पढ़े, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने इंटीग्रेशन को करना सीखा, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हम उसका मान निकालना सीखेंगे कि इंटीग्रेशन का हम मान किस तरीके से निकाल रहे हैं निश्चित समाकलन के अंदर। बात समझ में आई? कोई भी अगर लिमिट दे रखी है उसमें, तो देखो लिमिट का मतलब हो गया, जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको समझाऊँ कि कोई ये फंक्शन दे रखा है आपको, अब फंक्शन का कर्व यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मैंने सपोज कर लिया कि इस तरीके का कोई फंक्शन दे रखा है, बात समझ में आई? अब इसमें कहा कि लिमिट ए से लेकर बी, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पर इसको x इक्वल टू ए कह दिया, और यहाँ पर इसको मैंने x इक्वल टू कह दिया b। तो मैं अब ये मेरा फंक्शन हो गया एफ एक्स, ठीक है ना, कोई भी फलन हो गया मेरा जिसका कर्व इस तरीके से है। तो इसमें कहा मुझसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट दे रखी है ए से लेकर बी, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, बात समझ में आई? तो इसका जो आंसर आएगा या इसका जो मीनिंग है निश्चित समाकलन का, उसका मीनिंग क्या है वो हम समझ रहे हैं कि इस कर्व के नीचे इस लिमिट ए और बी के बीच में जो मुझे ये भाग मिल रहा है, ठीक है ना, कौन कौन से हो गए? एक्स इक्वल टू ए से लेकर एक्स इक्वल टू बी तक, ठीक है ना, और ये फलन, इसके बीच में जो मुझे ये भाग मिल रहा है, इस भाग का क्षेत्रफल हमें ये समाकलन देता है। बात समझ में आई? इसको अगर मैं कहूँ एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या हमें देगा? इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स हमें क्या देगा? एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के नीचे इस लिमिट के अंदर
समझ में आई ना, इस फलन कर्व के नीचे और इस लिमिट के अंदर का जो ये भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन a से लेकर b f(x) × dx, ये हमें इस भाग का क्षेत्रफल देगा, है ना। या फिर मैं कहूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या कौन देगा, इंटीग्रेशन a से लेकर b f(x) × dx। तो निश्चित समाकलन को हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम किसी भी कर्व का रूप कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी तो ये ऐसा है, आप मान लो कि कर्व हमारा ऐसा होता तो a से लेकर b, है ना, इसको झोंपड़ी नहीं समझना है, कर्व है ये, तो ये भाग का क्षेत्रफल मुझे देगा। अगर ये फलन मेरा f(x) है इंटीग्रेशन a से लेकर b में, ठीक है ना, तो ये भाग का क्षेत्रफल मुझे देगा। बात समझ में आई। तो निश्चित समाकलन हम पढ़ते हैं ताकि हम किसी भी कर्व का हम क्षेत्रफल निकाल सकें, ठीक है ना। तो कॉपी करने का कुछ है नहीं इसमें, बस समझने का था। आगे समझते हैं। चलिए इस बात को समझ लेते हैं कि निश्चित समाकलन में c क्यों नहीं आता है और इसका जो आंसर है वो यूनिक किस तरीके से रहता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा ये एग्जांपल ले लिया, इंटीग्रेशन a से लेकर b f(x) × dx मुझे करना है, बात समझ में आई। और मान लिया मैंने इसका जो आंसर है वो आ रहा है कैपिटल f(x), ठीक है ना, बात समझ में आई। f(x) + c के साथ में आएगा, ठीक है ना। अब मुझे इसमें लिमिट्स लगानी है तो मैं बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा यहाँ पे और अपर लिमिट को अपर साइड और लोअर लिमिट को लोअर साइड हम लिखेंगे, ठीक है ना। ये करने के बाद में फिर हमें इसमें जब लिमिट रखते हैं तो लिमिट रखते समय हम बात क्या ध्यान रखेंगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें करना होता है। तो अपर लिमिट रखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर b आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा fb + c, ठीक है ना, माइनस साइन। लोअर लिमिट रखो इसमें तो fa - c हो जाएगा। पहली बात कि c नहीं आता है, तो c इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये कैंसिल हो जाते हैं, बात समझ में आई। दूसरी बात कि इसका आंसर यूनिक होता है। अब देखो यहाँ पर अगर आप गौर से समझो तो आपको खुद को पता होगा कि a और b जो हैं, a b c r क्या होते हैं, ये कॉन्स्टेंट्स, क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। और मैं किसी भी फंक्शन में, मान लो मेरा f(x) = x है और मैं किसी भी फंक्शन में यदि x के स्थान पे कोई कांस्टेंट टर्म रख देता हूँ तो मुझे कांस्टेंट राशि मिलती है, बात समझ में आई। अगर मैं x के स्थान पे कांस्टेंट रख दूंगा तो वेरिएबल तो रहेगा ही नहीं, सब क्या बचेगा, कांस्टेंट। तो आप देखो अगर मैंने फलन में b रखा तो मतलब ये टर्म कांस्टेंट हो गई और ये टर्म कांस्टेंट हो गई। मान लो f(b) कुछ 3 आया और f(a) कुछ 1 आया तो ये मुझे 2 मिलेगा, कितना मिलेगा, 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर आता है वो आता है निश्चित और एक यूनिक आता है। आपको पता है कि 3 - 1 2 ही होगा, आप 4 नहीं बोल सकते इसको, ठीक है ना। तो इसलिए निश्चित समाकलन में एक तो c नहीं आता है, दूसरी चीज़ क्या कि जो आंसर होता है वो यूनिक होता है ना, अद्वितीय आंसर होता है, कोई दूसरा उसका आंसर हमें नहीं मिलेगा। तो c और उसके लिए ये बात रही। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली अगर जो निश्चित समाकलन के जो क्वेश्चंस हैं, इंटीग्रेशन a से लेकर b × f(x) × dx, इनको मैं 3 तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका हो गया, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, लिमिट ऑफ अ सम लिख देते हैं, लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है ना। दूसरा तरीका इसमें क्या है कि मैंने इंटीग्रेशन a से लेकर b f(x) × dx किया और इसका मैंने सिंपल क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। मान लो f(x) + c आया और इसमें मैंने लिमिट लगा दी a से लेकर b। तीसरा ये हम पढ़ेंगे 10.1 में, ये हम पढ़ेंगे 10.2 में, और जो 10.3 में पढ़ने वाले हैं वो आएगी प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। ये भी चलेगा, उसमें प्रॉपर्टीज़ लगाने के बाद में हमें यही प्रोसेस करना है, लेकिन उसमें हम प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ेंगे 10.3 में। फिलहाल हमें 10.1 के लिए पढ़ना है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, बात समझ में आई। तो देखो इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ पर एक कर्व लेते हैं, फिर उसका हम क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम निकालेंगे। तो मैंने ये कार्टेशियन प्लेन लिया, इसमें ये मेरा कोई कर्व हो गया, मान लो ये f(x) फलन है और इसकी जो ये लिमिट है ये वाली हो गई x = a, या मैं इसको x0 कहूँ, और ये हो जाएगा xn = b, अच्छा ठीक है ना। या फिर
x ये आप a मानो और ये आप x इक्वल टू a मानो और ये आप अभी के लिए x इक्वल टू b मानो। बात समझ में आई? ठीक है ना। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन a से लेकर b fx इंटू dx जो है मुझे क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। कर्व के नीचे जो भी छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस कर्व को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में बांट दिया। इन छोटी छोटी स्ट्रिप्स का मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, उनको मैं ऐड कर दूंगा, तो आपको पता है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मेरे पास आ जाएगा। अब मान लो कि ये x नॉट इक्वल टू a है, ठीक है ना, तो ये x1 हो जाएगा और x1 इक्वल टू, अगर मैं इस विड्थ को h मानूं तो ये हो जाएगा a प्लस h। बात समझ में आई? ऐसे ही ये x2 क्या हो जाएगा, a प्लस 2h। ऐसे ये x3 x4 और लास्ट में ये हो गया xn। ठीक है ना। xn क्या हो जाएगा, देखो जब 2 है तो 2h, 1 है तो 1h और n है तो a प्लस nh। बात समझ में आई? तो इस तरीके से मैं इनको, इन स्ट्रिप्स को मैंने n स्ट्रिप में बांट दिया। अगर देखो यहाँ पर अगर मैं h का वैल्यू निकालूँ, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो हमारे पास है, लंबाई कैसे है, अगर ये x इक्वल टू a है तो फ्रंट में मैं a रखूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, fa। मतलब ये जो हाइट है ये कितनी मिल जाएगी मुझे, ये वाली हाइट मुझे कितनी मिल जाएगी, fa मिल जाएगी, fa मिल जाएगी। बात समझ में आई ना। तो हाइट तो हमारे पास है, हम बात कर रहे हैं विड्थ की। तो h का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, तो h का वैल्यू निकालने के लिए मैंने h प्लस h प्लस h प्लस किया। कितनी बार है ये, n बार। कितनी बार ऐड कर रहा हूँ मैं इस h को, n बार। xn है ना लास्ट में, तो कितनी बार कर रहा हूँ, n बार। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये nh हो जाएगा, है ना। और nh किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखो, ये जो nh है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसके इक्वल होगा, d माइनस a के इक्वल। बात समझ में आई? नहीं आई तो इस तरीके से समझ लेंगे कि ये मेरा कोई x6 है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, मैंने कहा यहाँ 1 है ना, और यहाँ 10 है, मतलब 0 से लेकर ये पूरा हो गया 10। ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पर 1, और मैंने पूछा कि ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 10 माइनस 1। कितना, 10 माइनस 1 यानी 9। ये 9 होगा, ये 1 है तो 10 हो जाएगा पूरा। बात समझ में आई? तो उसी तरीके से जैसे इसमें मैंने कहा कि 10 माइनस 1, उसी तरीके से मैं यहाँ क्या कहूँगा, b माइनस a। ठीक है ना। तो h का जो वैल्यू है, h का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, h का वैल्यू आ गया b माइनस a अपॉन n। बात समझ में आई? ठीक है ना। अभी देखो कि यहाँ से मैं एक स्ट्रिप्स निकालता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप यहीं पे समझ लो, अगर मैंने इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल निकाला तो मैं या तो इतना निकाल सकता हूँ या मैं निकाल सकता हूँ इतना, क्योंकि मैं एक आयत का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। मेरे पास इस कर्व का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना, इस वाली शेप का। तो अगर मैंने इतना क्षेत्रफल निकाला यहाँ तक, तो ये जो एक्चुअल एरिया है उससे कम हो जाएगा क्षेत्रफल। अगर मैंने इतना निकाला क्षेत्रफल, तो ये एक्चुअल एरिया से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हमने कहा यहाँ पर कि h टेंस टू 0। h टेंस टू 0 का मतलब क्या होगा, ये विड्थ कम हो रही है ना, ये h ही तो है, तो ये विड्थ क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर ये कम होगी टेंस टू 0, मतलब ये बहुत छोटी आ गई, और बहुत छोटी जैसे ही ये बनी वैसे ही इसने एक आयत का रूप ले लिया। आयत का रूप लेते ही मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई करके। बात समझ में आई ना। इसलिए हम इसको कहते हैं लिमिटिंग सम, है ना। ये एक्चुअल सम नहीं आता है, लिमिटिंग सम आता है। तो इसमें अब देखो क्या करेंगे हम, कि हमें Sn निकालना है। Sn, इन सभी स्ट्रिप्स का हमें सम निकालना है। बात समझ में आ, h टेंस टू 0 कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं h टेंस टू 0, ताकि वो जो स्ट्रिप है वो एक आयत की शेप ले ले, और आयत की शेप लेते ही मैं उसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। तो मैंने Sn लिया। Sn में हम क्या कर रहे हैं कि जो लिमिट है उसमें h टेंस टू 0 है। बात समझ में आई, h टेंस टू 0 है, और fa इंटू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये वाली हाइट, ये वाली विड्थ, h टेंस टू जब हमने 0 कह दिया, इसका मतलब h टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ कि वो जो स्ट्रिप है वो एक आयत का शेप ले रही है, और उसमें मैंने लिमिट लगा दी h टेंस टू 0, तभी तो वो आयत का शेप ले रही है। फिर प्लस हम क्या करेंगे, fa प्लस h इंटू h प्लस fa प्लस 2h इंटू h प्लस f, इसी तरीके से डॉट 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 प्लस f a प्लस, यहाँ पर कितना आएगा,
n-1, ठीक है ना, Fn-1 इंटू एच इंटू एच, इतना। अच्छा n-1 क्यों आया कि जब हम xn इस nth टर्म nth जो स्टेप है उसकी बात कर रहे हैं, तो हम विड्थ जो है इसमें जो हम विड्थ ले रहे हैं वो इधर वाली विड्थ ले रहे हैं, ठीक है ना, इधर वाली विड्थ लेंगे, ना कि इधर वाली लेंगे तो n-1 करके हम करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। जो चौड़ाई है वो हम इधर से लेंगे ना कि आगे से, इधर से लेंगे तो n-1, तो n-1 इंटू एच। अब देखो इसमें से Sn, इसमें से जो h है वो कॉमन आ रहा है सब में से, तो हमने h कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, Fa प्लस F a प्लस h प्लस डॉट 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 F a प्लस n-1 इंटू एच। बात समझ में आई, ठीक है ना, a प्लस n-1 इंटू एच, ये n है, ठीक है। फिर अब यदि मैं h का वैल्यू रख दूं, h का वैल्यू मैंने रख दिया b माइनस a अपॉन n, ठीक है ना, यहाँ से मैंने h का वैल्यू क्या रख दिया, b माइनस a अपॉन n। तो देखो जब h टेंस टू 0 है, ये 0 कब बनेगा, जब यहाँ पे हम कह देंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर n को मैंने इन्फिनिटी रखा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना, 0, तभी तो h 0 बनेगा। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी और क्या आ जाएगी, n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर fa प्लस f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 f a प्लस n-1 इंटू एच, इस तरीके से। तो ये हमारा लिमिटिंग सम आ जाएगा। बात समझ भाई। तो योगफल की सीमा के रूप में जो हम निश्चित समाकलन करेंगे उसमें हमें ये वाला फॉर्मूला, इसको हम एज अ फॉर्मूला हम समझ सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। बात समझ भाई। अगर इसको हम भूल भी जाते हैं तो हम इसको निकाल सकते हैं वापस कि क्या था वो फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ठीक है ना, कॉपी करेंगे इसको। अच्छा इसको चेंज कर लेंगे, ये a प्लस एच आएगा ना, एफ ए प्लस एच प्लस a प्लस 2h आगे की तरफ से, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा इसको, लिमिटिंग सम हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि h टेंस टू 0 किया, ताकि मेरी जो स्ट्रिप है वो एक आयत का रूप ले ले, ठीक है ना, वो समझ में आ गया होगा आपके। फिर यहाँ पर एफ ए इंटू एच, मतलब मैंने इस पहली वाली स्ट्रिप का क्षेत्रफल लिखा एफ ए इंटू एच, फिर प्लस एफ ए प्लस एच इंटू एच, मतलब एफ ए प्लस एच ये वाली हाइट और ये वाली विड्थ, ठीक है ना। फिर a प्लस 2h इंटू एच ये वाली हाइट और ये वाली विड्थ। तो फिर इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इन सारी स्ट्रिप्स का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं और उसका जो समय वो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली बात जो हमसे कह रहा था कि इंटीग्रेशन a से लेकर b f(x) इंटू डी एक्स का मतलब क्या कि एरिया अंडर द कर्व, तो उस एरिया अंडर द कर्व को मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ। बात समझ में आई। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, ठीक है ना, सीमा के रूप में। जब इसमें लिमिट लग जाती है तो मतलब सीमा के रूप में हम ले रहे हैं। तो ये करेक्शन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो हमने लिमिटिंग सम का जो फॉर्मूला समझा है उसको भी हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे पहला हमने समझा इंटीग्रेशन a से लेकर b f(x) इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b माइनस a अपॉन h, n का वैल्यू जो था वो हमने रख दिया b माइनस a अपॉन h, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस n-1 इंटू एच, ठीक है। और यदि आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, इंटीग्रेशन a से लेकर b f(x) इंटू डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 लेकर, तो यहाँ पर h आ जाएगा और रिमेनिंग टर्म वापस जो हमें वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी हमने समझा था, वहाँ पे हमने ये दोनों फॉर्मूले वहाँ पे लिखे थे, एफ ए प्लस n-1 इंटू एच और ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा एक तरीका और है, इसको आप याद इस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें मुझे लगता है आपकी गलती नहीं होगी, लिमिट h टेंस टू 0 h, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखो हमने a से स्टार्ट किया तो n-1 तक गया। अगर आप इसको एफ ए प्लस एच से स्टार्ट करते हो, एफ ए प्लस 2h करके, a प्लस एच से, ना कि a से, कहाँ से, a प्लस एच से, फिर a प्लस 2h, फिर ऐसे ही a प्लस 3h, तो लास्ट में जो है ये कहाँ तक जाएगा, प्लस कहाँ तक जाएगा, ये एफ ए प्लस एन एच तक।
यहाँ पर आपको n-1 इंटू एच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर सिर्फ आप लिख सकते हो इसको a प्लस एन एच। बात समझ भाई? तो तीनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, तीनों सेम ही तरीके हैं, ये दोनों तो बिल्कुल ही सेम हैं। यहाँ पर सिर्फ n और h का वैल्यू हमने चेंज किया है, लेकिन यहाँ पर हमने ये जो अंदर वाली टर्म है इसको चेंज किया है याद करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम आप एफ ए से लोगे तो आप लिखोगे इसको एफ ए प्लस n-1 इंटू एच। यदि आप यहाँ पर इसको एफ ए प्लस एस से लेते हो तो आपको ए प्लस एन एच तक लिखना है। बात समझ में आई? तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम क्वेश्चन में कोशिश करेंगे आपको दोनों समझाएं, ठीक है ना। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम सबसे पहले। तो एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट आई इक्वल टू आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ए से लेकर बी, ए से लेकर बी की जगह आपको दे रखा है 0 से लेकर 2 और इंटीग्रेशन में है 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो ये हमें सीमा योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन के तरीके से ही करना है, ठीक है। ध्यान से इसको समझेंगे, आ रहा है कैमरे में, 0 से लेकर 2 है ना, इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 से लेकर 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वैल्यूज हमारे पास इसमें हैं वो हम लिख लेते हैं। जैसे a इक्वल टू हमारे पास 0 है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। a इक्वल टू क्या है 0, b इक्वल टू है हमारे पास 2। आपने h का वैल्यू समझा था b माइनस a अपॉन n। यदि मैं यहाँ पर nh का वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा b माइनस a, और b माइनस a का मतलब क्या हो गया 2। बात समझ में आई? और जो हमारा फंक्शन है फलन वो दे रखा है हमें 2x प्लस 1। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2x प्लस 1, सॉरी इसमें मैं लिख देता हूँ पहले a से लेकर b, फॉर्मूला लिख लेते हैं। a से लेकर b fx इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h प्लस एफ ए प्लस एन एच। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ए का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू कितना है 0, तो ये सारी चीज़ें क्या बन जाएगी, एफ एच बन जाएगा, एफ 2h बन जाएगा, एफ 3h बन जाएगा, और लास्ट में क्या बन जाएगा एफ एन एच बन जाएगा। बात समझ में आई। एफ एच का मतलब क्या हुआ, यदि एफ एक्स इतना है तो यहाँ से देखो एफ एच क्या हो जाएगा 2h प्लस 1। समझ में आ रहा है ना, जहाँ पर x है वहाँ पे हमें क्या रखना है h रखना है। तो ध्यान से निकालेंगे एफ एच, एफ 2h, एफ 3h का वैल्यू। तो लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच, एफ एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 2h प्लस 1, तो 2h प्लस 1 प्लस एफ 2h का कितना हो जाएगा 4h प्लस 1, ठीक है ना। जहाँ पर x है वहाँ पे 2h रखना है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2h यानी 4h प्लस 1, फिर प्लस कितना आ जाएगा 6h प्लस 1 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2nh प्लस 1। बात समझ में आई। अब जो 2h 4h 6h है उनको एक तरफ, और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है इनको एक तरफ हम लिखेंगे। तो आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच 2h प्लस 4h प्लस 6h प्लस डॉट 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 2n h, ठीक है ना, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये कितने टाइम्स हैं n टाइम्स हैं, ठीक है ना। अगर 1 प्लस 1 प्लस मैं n टाइम्स करूँगा तो ये पूरी चीज़ कितनी मिलेगी मुझे n मिलेगी। बात समझ में आ रही है ना। लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से अगर आप देखो तो मैं इसमें से h कॉमन ले सकता हूँ, तो h इनटू में मैंने h कॉमन लिया तो अंदर मिलेगा, अच्छा 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2h मैंने कॉमन ले लिया इसमें, तो मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक n तक, प्लस ये मुझे n मिल ही गया। बात समझ में आई। अब समेसन n हमने थोड़ी देर पहले समझा, समेसन n नहीं समझा हो तो समझ लेना, ये 3 वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रखनी है। समेसन n यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक n तक होता है n प्लस 1 अपॉन 2, है ना। इनको कॉपी कर लेना, इनको आपको मैंने 11th क्लास में बहुत समझाया याद करने के लिए, तो इनको याद कर लेना है। प्लस n स्क्वायर इक्वल टू होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और समेसन n का पावर 3 इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब
प्लस डॉट 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 एन क्यू इज इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इन वैल्यूज़ को कॉपी कर लेना, इस एक्सरसाइज में ये काफ़ी काम आने वाला है। तो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। बस आपको बता दिया समेशन एन क्या होता है, एन प्लस 1 अपॉन 2। तो ये वाली वैल्यूज उठा के हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें लिमिट h टेंस टू 0 h 2h, यहाँ पर आ जाएगा इनटू में n प्लस 1 अपॉन h, ठीक है ना। और सॉरी n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस ये वाला n। बात समझ में आई। यहाँ देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, इस h का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, h का अंदर मल्टीप्लाई करने पर लिमिट h टेंस टू 0, h का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, h स्क्वायर इंटू n प्लस 1, ठीक है ना। h स्क्वायर इंटू n प्लस 1, h स्क्वायर इंटू n प्लस 1 प्लस nh, ठीक है ना। इस h का मल्टीप्लाई होगा इनसे तो nh। अब देखो यहाँ पर मेरे पास 2 h हैं, तो एक h तो मैं इस ब्रैकेट के बाहर रखूँगा और एक h में ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा। तो ध्यान से लिखना है NH इंटू NH प्लस H प्लस NH। बात समझ में आया हमने किस तरीके से लिखा, ठीक है ना। एक h तो मैंने इस n के साथ लिख दिया यहाँ पे, और एक h को मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आई। और NH का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2, तो NH का वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 2 प्लस h प्लस 2, ठीक है ना। अब मैं इसमें टेकिंग लिमिट कर सकता हूँ, ठीक है ना। टेकिंग लिमिट NH का वैल्यू रख दिया, करेंगे टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 2 यानी कि 2 और 2 4 प्लस 2 यानी कि 6। तो हमारे पास एक यूनिक आंसर आया 6, है ना। ये जो 6 आएगा ये क्षेत्रफल के रूप में आएगा, है ना। इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट होगी, स्क्वायर यूनिट होगी इसकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको ये एग्जांपल्स करना था। और जो लिमिट योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, इस तरीके से ये अप्लाई होगा। तो बड़े ध्यान से करना है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे आप इस पर थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करोगे। एक इस वाले क्वेश्चन को आप 1-2 बार करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इस तरीके से हो रहे हैं। बाकी 1-2 एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करना, नहीं तो फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।